प्रश्न 17। स्विस संघीय परिषद की रचना तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड पावर्स ऑफ द स्विस फेडरल काउंसिल। उत्तर। स्विस कार्यपालिका बहुत कार्यपालिका है जो कि संसार की अद्वितीय कार्यपालिका है। स्ट्रॉन्ग के अनुसार संसार की संवैधानिक प्रणालियों में इसका विशिष्ट स्थान है। स्विस कार्यपालिका की रचना व प्रकृति अद्वितीय है। स्विस कार्यपालिका की शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटेन की तरह व्यक्ति केंद्रित न होकर 7 सदस्यों की परिषद में होती है। स्विस कार्यपालिका के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं एवं उनके मतदानों में भी भाग नहीं ले सकते, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालिका की तरह स्विस कार्यपालिका विधानमंडल के नियंत्रण से मुक्त भी नहीं होती है। कार्यपालिका के सदस्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं एवं उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए इसे बहुत कार्यपालिका अथवा मिश्रित कार्यपालिका भी कहते हैं। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार स्विसम फेडरल काउंसिल ऐसी संस्था है जिसका अध्ययन अन्य सभी संस्थाओं से महत्वपूर्ण है। संघीय परिषद का संगठन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेडरल काउंसिल। संघीय परिषद के संगठन को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। 1. सदस्यों की संख्या एवं निर्वाचन। अनुच्छेद 95 के अनुसार स्विस राज्य मंडल का निर्देशन एवं पालिका शक्ति 7 सदस्यों की संघीय परिषद द्वारा प्रयुक्त की जाती है। सदस्यों का निर्वाचन संघीय सभा के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में करते हैं। ऐसा 2 कारणों से किया जाता है। पहला, स्विट्जरलैंड में अंतिम शक्तियां जनता के हाथों में केंद्रित हैं। दूसरे, प्रत्यक्ष निर्वाचन दलबंदी को प्रोत्साहन देगा, जिससे स्विस नागरिक घृणा करते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। 2 सदस्यों की अयोग्यताएं। प्रतिबंध। स्विस संविधान के अनुसार प्रत्येक स्विस नागरिक जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचन के योग्य हो वह संघीय परिषद का भी सदस्य निर्वाचित हो सकता है। संघीय परिषद के संगठन में एक प्रतिबंध अनुच्छेद 96 में लगाया गया है। एक कैंटन से परिषद के लिए 1 से अधिक सदस्य निर्वाचित नहीं होगा। 2 निकट संबंधी परिषद के सदस्य नहीं हो सकते। रक्त एवं विवाह संबंध द्वारा 2 व्यक्ति परिषद के सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकते। संघीय परिषद में 2 फ्रेंच भाषा भाषी, 4 जर्मन भाषा भाषी एवं 2 इटालियन भाषा भाषी सदस्य हो सकते हैं। प्रमुख कैंटनों एवं फ्रेंच भाषी कैंटन को इसमें सदैव प्रतिनिधित्व दिया जाता है। संघीय परिषद में सामान्यतया सभी दल प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 सदस्यों का कार्यकाल एवं पुनः निर्वाचन। परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 1931 तक 3 वर्ष था, परंतु बाद में बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। यदि 4 वर्ष की अवधि से पूर्व कोई स्थान रिक्त हो जाए तो संघीय सभा अगले अधिवेशन तक की शेष अवधि हेतु नए व्यक्ति का चुनाव करती है। परिषद के सदस्यों के बार-बार निर्वाचन की सुदृढ़ परंपरा है। डॉक्टर जीसेप मोटा, डॉक्टर फिलिप एटर कॉफ एवं बेल्टी ऐसे ही सदस्यों में से थे जो 20 से 32 वर्ष तक निरंतर परिषद के सदस्य रहे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। संघीय परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। संघीय परिषद के समस्त सदस्यों की स्थिति एवं अधिकार एक समान है। संघीय परिषद में भारत अथवा अन्य देशों की भांति किसी ऐसे व्यक्ति का निर्वाचन नहीं होता है जिसे प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया जाए, बल्कि संघीय परिषद के सदस्यों में से 1 वर्ष हेतु अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है, जो स्विस राज्य मंडल के उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति कहे जाते हैं, लेकिन यह अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष लगातार दूसरे वर्ष उसी पद पर नहीं चुने जा सकते हैं। इसके चुनाव में ज्येष्ठता के नियम का ध्यान रखा जाता है। परिषद के 7 सदस्यों को समान शक्तियां प्राप्त हैं, अतः अध्यक्ष पद को विशेष सम्मान प्राप्त नहीं है। इसीलिए सर ह्यूबर ने कहा है कि राज्य संघ का कोई अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं होता है और कैंटनों का कोई गवर्नर नहीं है। स्विस जनता भी अपने अध्यक्ष के बारे में जानने के लिए विशेष उत्सुक नहीं होती है। परिषद का अध्यक्ष राजमंडल के राष्ट्रपति के रूप में स्विस राष्ट्र का प्रतीक होता है। वेतन एवं कार्य प्रणाली। संघीय परिषद के सदस्यों को 1,10,836 फ्रैंक, अध्यक्ष को 1,68,917 फ्रैंक तथा उपाध्यक्ष को 1,34,917 फ्रैंक वार्षिक वेतन प्राप्त होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। संघीय परिषद की बैठकें प्रत्येक सप्ताह में 2 बार होती हैं एवं इनकी कार्यवाही गुप्त रखी जाती है। बैठकों का कोरम 4 सदस्यों का होता है। मत संग्रह गुप्त रूप से नहीं बल्कि हाथ उठाकर किया जाता है एवं निर्णय बहुमत के होते हैं। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। सदस्यों का सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है, अतः सदस्य आपस में एक दूसरे की विचारधारा के खिलाफ विचार प्रकट कर सकते हैं। स्विस संघीय परिषद के कर्तव्य एवं अधिकार। ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ स्विस फेडरल काउंसिल।
स्विस संविधान के अनुसार संघीय परिषद राज्य संघ की सर्वोच्च निर्देशन और कार्यकारिणी सत्ता है। संविधान की धारा 102 में संघीय परिषद की निम्नांकित शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है। 1. कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। इसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां निम्नवत हैं। संघीय परिषद आदेशों एवं विधियों के अनुसार समस्त प्रशासन का संचालन करती है। राज्य मंडल में आंतरिक शांति एवं व्यवस्था के लिए संघीय परिषद उत्तरदायी है। स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता एवं तटस्थता को व्यवस्थित रखने एवं बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा का दायित्व संघीय परिषद का ही है। मजा नहीं आ रहा है। संघीय परिषद अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चरित्र एवं व्यवहार का निरीक्षण करती है। साथ ही संघीय सेना का संगठन एवं नियंत्रण करती है। संघीय न्यायालय के निर्णयों एवं कैंटोनों के प्रशासन का निरीक्षण, पारस्परिक झगड़ों के निपटारे हेतु समझौतों एवं मध्यस्थों के निर्णयों को लागू कराने के लिए संघीय परिषद कार्यवाही करती है। ही सैनिक प्रशासन का संचालन करती है। जब संघीय सभा के अधिवेशन नहीं हो रहे हों तो सेना को आवश्यकतानुसार प्रयोग में ला सकती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय समारोहों, मनोरंजन का आयोजन, विदेशी अतिथियों का स्वागत, राजदूतों से परिचय प्राप्त करना, देश की आंतरिक स्थिति एवं वैदेशिक संबंधों की विवरण प्रस्तुति इत्यादि परिषद सामूहिक रूप से करती है। 2. विधायिनी शक्तियां। स्विस संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा के सदस्य न होते हुए भी सभा की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। 95% विधेयकों की प्रस्तुति इन्हीं के द्वारा की जाती है। इसकी विधायी शक्तियां निम्नलिखित हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। विधेयक का प्रारूप तैयार करके प्रतिवेदन सहित संघीय सभा में प्रस्तुत करना। सभा में रखे जाने वाले विधेयकों का निरीक्षण परिषद में ही होता है। स्वेच्छा से अथवा संघीय सभा के निर्देशन पर विधेयक प्रस्तुत करना। संघीय सभा की बैठकों में भाग लेना, सुझाव एवं प्रस्ताव तथा वाद विवाद में भाग लेना। इसके साथ ही अध्यादेश जारी करना तथा प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रणाली के तहत कानूनों को लागू करते हुए नियम निर्माण संबंधी अधिकार भी संघीय परिषद को प्राप्त है। ब्राइस के अनुसार कार्य संचालन का यंत्र तो यह है ही, लेकिन साथ ही साथ प्रदर्शक भी है। प्रायः सुझाव प्रस्तुति के पश्चात उसको लागू करने का ढांचा भी तैयार करती है। 3. न्यायिक शक्तियां। संघीय परिषद को अत्यधिक न्याय शक्तियां प्राप्त थीं, लेकिन 1914 में इन्हें अत्यधिक कम कर दिया गया। संघीय परिषद को प्रमुखतया निम्नलिखित न्यायिक अधिकार प्राप्त है। व्यापारिक संधियों पर आधारित विवादों एवं धार्मिक भेदभाव की अपीलें सुनना। रेलवे प्रशासन के निर्णयों के खिलाफ अपीलें सुनना। न्यायिक शक्तियों के संबंध में उल्लेखनीय बात यह है कि वह अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं है। इसके खिलाफ संघीय प्रशासनिक न्यायालय में अपील की जा सकती है। अन्य देशों की अरे कहना क्या चाहते हो? कार्यपालिका के समान स्विस परिषद को क्षमादान का अधिकार प्राप्त नहीं है। स्विट्जरलैंड में संघीय सभा को ही यह अधिकार प्राप्त है। 4. वित्तीय शक्तियां। परिषद संघीय बजट तैयार कर संघीय सभा के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करती है, परंतु इस बजट को परिषद द्वारा उसी रूप पारित न करने की स्थिति में परिषद को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है। संघीय परिषद को सरकारी आय व्यय का ब्यौरा संघीय सभा को देना पड़ता है। परिषद राजस्व या अन्य कर एकत्रित करके सभा द्वारा स्वीकृत व्यय पर अंकुश रखती है। 5. आपातकालीन अधिकार। यद्यपि संविधान द्वारा परिषद को आपातकालीन विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु व्यावहारिक रूप में परिषद ने ये शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। 1849, 1853, 1859 एवं 1870 में संघीय परिषद को देश की तटस्थता की रक्षा के लिए सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए। 1914 एवं 1939 में विश्व युद्धों के दौरान संघीय सभा ने परिषद को संविधान की उपेक्षा करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। 1930 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट के दौरान भी काउंसिल को सर्वाधिकार प्रदान किए गए थे। आपातकालीन स्थिति में परिषद जनता के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है एवं लोक निर्णयों पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। उपर्युक्त कर्तव्यों, शक्तियों एवं अधिकारों से स्पष्ट है कि संघीय परिषद का स्विस शासन व्यवस्था महत्वपूर्ण स्थान है। लावेल ने लिखा है कि संघीय परिषद को राष्ट्रीय सरकार रूपी घड़ी की बड़ी कमानी कहा जा सकता है एवं निश्चित रूप से परिषद राष्ट्रीय शासन का संतुलन चक्र है। रैपाई का मत है कि आलोचक को यह स्वीकार करने हेतु बाध्य होना पड़ता है कि सबसे उत्तरदायी एवं सबसे प्रभावशाली कार्य तथाकथित विधानमंडल का नहीं वरन कार्यपालिका का है। व्यवहारिक रूप से संघीय परिषद कार्यपालिका एवं प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ महत्वपूर्ण विधायिनी कार्य भी करती है। ये चुप है।